नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ममता दीदी पर बीजेपी का काउंटर अटैक। जी हां, भाजपा ने लॉन्च किया मोदी दादा पोस्टर। ममता दीदी पर बीजेपी का काउंटर अटैक ये है। भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया मोदी दादा पोस्टर। बंगाल में सत्ता के लिए भाजपा टीएमसी ने झोंकी पूरी ताकत और किस तरीके से वहां दीदी के काउंटर में मोदी दादा का पोस्टर लॉन्च किया गया वो भी आप देखिए। बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए पुरजोर कोशिश लगातार की जा रही है। बाहरी बनाम भीतरी का नारा देकर तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की जुगत में दीदी लगातार है। ममता लगातार जुटी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया। और इस बीच 7 मार्च को कोलकाता रैली की सफलता के बाद बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। 7 मार्च को वो तस्वीर आपको याद होगी ब्रिगेड परेड ग्राउंड की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और साफ तौर से बीजेपी गदगद है उस भीड़ को देखकर। और अंदाजा ये कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में और इसीलिए भाजपा अति उत्साहित है। एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया। पोस्टर पर लिखा है वोट फॉर मोदी दादा। अब 18 मार्च को पीएम मोदी एक बार फिर बंगाल के पुरुलिया में सभा करने वाले हैं। 13 मार्च से ममता भी पुरुलिया से सटे जिलों में करेंगी चुनावी रैली। अब किस तरीके से वहां पर जोर आजमाइश लगातार की जा रही है, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार कोशिश यही वहां पर कि अपनी अपनी सत्ता को बचाई जाए। ममता की ये कोशिश है अपनी सत्ता को किस तरीके से बचाना है, लेकिन बीजेपी वापसी किस तरीके से वहां पर कर सकती है, टीएमसी को बेदखल करके अपनी सत्ता को किस तरीके से काबिज वहां पर कर सकती है, ये कोशिश है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक रैली वहां पर कर रहे हैं। अभी 7 मार्च को रैली हुई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ग्राउंड में मौजूद थे और साफ तौर से बीजेपी की एक लहर वहां पर चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स का ये कहना है, लेकिन क्या वो लहर, वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, इस पर लगातार सभी की नजर है। और इसी बीच बाहरी बनाम भीतरी का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में काबिज होने की जुगत में है। लगातार बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप और इसलिए ममता ये कह रही है कि बाहरी को मौका नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल में, बल्कि भीतरी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। सत्ता में काबिज ममता बनर्जी होंगी, एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। और इसी का काउंटर अटैक बीजेपी ने किया है। एक नया पोस्टर भी लाया गया, सामने पोस्टर लॉन्च किया गया जिसमें मोदी दादा लिखा हुआ है। साफ तौर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार दीदी को नहीं बल्कि दादा को मौका मिलने वाला है। बीजेपी सत्ता में आएगी, सत्ता में काबिज होगी, ये विश्वास है बीजेपी के तमाम लीडर्स में। वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर तमाम बड़े लीडर हो भारतीय जनता पार्टी के, इस बार कहा यही जा रहा है कि परिवर्तन होना है और बड़ा परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में। साफ तौर से अब जो लड़ाई है वो बीजेपी टीएमसी के बीच में या फिर कहीं ना कहीं जो गठबंधन वहां पर तैयार हो रही है वो गठबंधन का भी असर दिखाई देगा चुनावी नतीजों में, इस पर भी लगातार नजर है। लेकिन दीदी के काउंटर में दादा का पोस्टर जो अटैक किया है बीजेपी ने, उसका कितना असर होगा, कितना प्रभाव होगा आने वाले चुनाव में। जब 2 मई को नतीजे सामने होंगे तो पूरी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। अब आप समझिए किस तरीके से वहां पर कोशिश की जा रही है टीएमसी। बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अपनी सरकार को फिर से बचाना है। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक झटके ममता को मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उन झटकों का असर चुनावी नतीजों में ना हो, चुनावी जो रिजल्ट सामने आएगा उसमें उन झटकों का असर ना दिखाई दे। ममता की कोशिश है तमाम बड़े चेहरे टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब बीजेपी गदगद इसलिए भी है क्योंकि जो टीएमसी का हिस्सा पिछले चुनाव में थे, 2016 में थे, वो आज बीजेपी का हिस्सा है। उनमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ताल ठोक रहे हैं ममता के खिलाफ। ममता 2011-2016 में भवानीपुर से चुनाव लड़ी, वहां से जीती भी, लेकिन बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के सामने ये है कि ममता दीदी को, जो खुद मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनको किस तरीके से शिकस्त देती है, उनको किस तरीके से हरा पाते हैं शुभेंदु अधिकारी, इस पर लगातार नजर भी होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी अति उत्साहित है अपनी सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ममता दीदी ये कह रही है कि बाहरी को नकार कर पश्चिम बंगाल की जनता भीतरी को एक बार फिर से मौका देंगे, यानी कि टीएमसी को फिर से मौका देंगे। असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कॉन्फिडेंस आपको दिखाते हैं। असम में दोबारा फुल फ्लैश में सत्ता आने का दावा सर्बानंद सोनोवाल कर रहा है। असम में इस बार बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अपनी सरकार को किस तरीके से बचाया जाए। असम में बीजेपी की सरकार है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, असम भी उसमें शामिल है, लेकिन असम में अब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कॉन्फिडेंस बेहद ज्यादा है, हाई है। असम में दोबारा फुल फ्लैश में सत्ता आने का दावा सोनोवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को लोग लाना चाहते हैं वापस। सर्बानंद सोनोवाल ये कह रहे हैं, जो खुद मुख्यमंत्री है असम के, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को लोग एक बार फिर से मौका देंगे, वापस लाना चाहते हैं। 126 मेंबर्स वाली विधानसभा में भाजपा और सहयोगी दल जीतेंगे 100 से ज्यादा सीटें, दावा ये 100 के पार का। 126 जो सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, उनमें से 100 सीटें
बीजेपी जीतने जा रही है, ये साफ तौर से सर्बानंद सोनोवाल कह रहे हैं कि इस बार 100 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और राज्य में विकास कार्य कराकर राजग ने अपनी वापसी की जमीन तैयार की है। साफ तौर पर सर्बानंद सोनोवाल ने यह कहा कि जो काम उन्होंने वहां पर किए हैं, असम में राजग ने जिस तरीके से काम किया, जो विकास काम वहां पर चल रहे हैं, विकास के विजन पर लगातार पार्टी ने वहां पर जमीन पर काम किया है और उसी आधार पर दावा ये है कि जमीन तैयार वहां पर चुनाव के लिए भी की जा रही है कि वापसी होगी और वापसी विकास के विजन पर ही होगी। मतदाता भाजपा की सरकार बनाने के लिए मतदान करेंगे, ये उनका दावा है। साफ तौर से कह रहे हैं कि जितने भी वोटर्स हैं असम के, उनमें भी बीजेपी पर भरोसा है, वो लगातार राजग पर भरोसा कर भी रहे हैं। एक बार फिर से वापसी भाजपा की वहां पर होगी, सरकार बनेगी, ये दावा है और बेसब्री से वोटर्स इंतजार वहां पर कर रहे हैं वोटिंग के लिए। हालांकि भाजपा ने असम में चुनाव के दरमियान किसी को घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री का चेहरा। अब आप देखिए, पिछली बार जब चुनाव होने थे, साफ तौर से पहले से ये तय था कि वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर कहा गया कि शुरुआत से उनको लीड में रखा गया, साफ तौर से कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे 2016 में, लेकिन अब 2019 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन असम में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एक बार फिर से सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिलेगी, एक बार फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई और चेहरा होगा। अपनी रणनीति में बीजेपी बदलाव करने जा रही है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। चुनाव के दरमियान किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, किसी पर दावा नहीं ठोका गया, लेकिन इसके इतर सर्बानंद सोनोवाल साहब लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा वहां पर वापसी करेगी, जो काम वहां पर विकास के हुए हैं उसी आधार पर उनको मौका वहां पर मिलेगा और जो वोटर्स हैं असम के, उनको भी इंतजार है मतदान वाले दिन का कि वो भी जाएं और बीजेपी के लिए वोट करें। अब जो दावा सर्बानंद सोनोवाल कर रहे हैं, उस दावे में कितना दम है, इसका इंतजार करना होगा। चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने होंगे, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हिमंता शर्मा बनेंगे मुख्यमंत्री, ये भी बड़ी खबर है। क्या हिमंता शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? असम में अगर किसी भी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, त्रिशंकु बनी विधानसभा में शर्मा का होगा अहम रोल, लेकिन भाजपा संघ का सिस्टम तब शर्मा के राह में बन सकता है रोड़ा, क्योंकि हिमंता शर्मा ने बरसों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति की है। लंबे वक्त से वो राजनीति कांग्रेस पार्टी की करते हुए दिखाई भी दी है, लेकिन भाजपा के जानकार नेताओं का इस मसले पर कहना है कि वैसे तो भाजपा में बाहरी को नहीं मिलती है खास जगह। अब लगातार बातें यही कही जा रही है कि जो भाजपा में शुरुआत से होता है, जो संघ से जुड़ा होता है, अमूमन जगह उसी को दी जाती है, लेकिन क्या बाहरी को इस बार मौका मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लंबे वक्त तक राजनीति करते आए, अब क्या बीजेपी उनको मौका देने जा रही है? खास तवज्जो अभी तक बाहरी को भाजपा में नहीं मिलती है, लेकिन शर्मा का मसला अलग है, इसलिए भी उम्मीद यह है कि हिमंता शर्मा क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं असम में। अक्सर अलग अलग राज्यों को भी उठाकर आप देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में जो खासतौर से बीजेपी की विचारधारा से लंबे वक्त से जुड़ा भी होता है, शुरुआत से मूल रूप से एक तरीके से आपका ये संघ से जो ताल्लुक रखता है उसी को जगह भी दी जाती है। लेकिन अब हिमंता शर्मा की बात अलग है, लंबे वक्त राजनीति वो कांग्रेस की करते आए, अब अलग अलग विचारधारा के साथ उनका जुड़ाव भी रहा, अब चूंकि वो बीजेपी का हिस्सा है तो हिमंता शर्मा को क्या जगह मिलेगी, मुख्यमंत्री वो बन भी पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, इसका इंतजार चुनाव तक के लिए करना होगा। हालांकि अभी तक किसी भी चेहरे पर बीजेपी ने ताल नहीं ठोकी है, किसी भी चेहरे का नाम लेकर ये कहा नहीं गया असम में कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये कयास है जो लगातार सियासी गलियारों में लगाए भी जा रहे हैं। अब इन कयासों में कितना दम है, इस पर भी लगातार नजर होगी। हिमंता शर्मा क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है? बाहरी को लेकर बीजेपी के लिए खासतौर से ये कहा जाता है, अलग पार्टियों को आप छोड़ दीजिए, बीजेपी की बात अगर सिर्फ करते हैं तो बीजेपी में बाहरी को खासतौर से तवज्जो नहीं दी जाती। जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो कहा यही जाता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर शर्मा को नहीं मिलेगी, या फिर अब क्या हो सकता है आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप का पूरा मसला है, पुलिस ने 3 और दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप का पूरा मसला, पुलिस ने 3 और दरिंदों को दबोच लिया है, गिरफ्तार उनको कर लिया है। अब तक 6 से ज्यादा आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 पहले ही दबोच लिए गए थे, 3 अब गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक 6 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। गैंगरेप का ये पूरा मसला है और साथ ही इनसे पूछताछ, 6 से ज्यादा आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ भवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। भवर, ये बड़ी कामयाबी एक तरीके से पुलिस की कह सकते हैं, 3 पहले दबोच लिए गए थे, तीनों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, क्या जानकारी? और
बिल्कुल, देखिए पीड़िता को कोटा के सुकेत से झालावाड़ में ले जाकर के और दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और खुद कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तुरंत में पुलिस टीमों का गठन किया गया था और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश तक में इन दरिंदों ने दौड़ लगाने की, फरार होने की कोशिश की है। 3 गिरफ्तारियां कल हो चुकी थी और आज बड़ा अपडेट यह है कि कोटा ग्रामीण पुलिस ने 3 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में कर ली है। मेरे साथ कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, 3 और गिरफ्तारियां कहाँ से ये दरिंदे पकड़ में आए हैं? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस घृणित कृत्य के संदर्भ में जो त्वरित कार्रवाई कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा की गई और की भी जानी चाहिए थी। 3 गिरफ्तारियां कल की गई थीं और आपको अवगत कराया गया था। तो उसमें शाहरुख पुत्र अब्दुल वहीद और राजा खान पुत्र जुल्फ़िकार झालावाड़ निवासी थे और एक नाबालिग लड़का था। आज देर रात जो 3 गिरफ्तारियां की गई उसमें से एक बुलबुल जैन और एक चौथमल माली हैं, जिनके ऊपर की एफआईआर में आरोप था कि वो इस नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके झालावाड़ ले गए थे और उसके बाद सारी इस घटना को अंजाम दिया गया। इनके साथ एक नाबालिग लड़के को और किया है। तो कल 3 की गिरफ्तारियां थीं, देर रात आज 3 की गिरफ्तारियां थीं। यूँ करके 6 लोग ही होते हैं और 3 जो झालावाड़ निवासी अभियुक्त थे उनको हमारी डीएसटी टीम जो साइबर की मदद से लगातार उनका पीछा कर रही थी, उनको हम जावरा मध्य प्रदेश से उठा पाने में सफल हुए हैं। डीएसटी टीम ने बड़ी शानदार कार्रवाई करी है इस संदर्भ में। और अरशद अयूब उर्फ चिंटा, तौसीफ उर्फ नाना और शाहरुख पुत्र सलीम सभी झालावाड़ के निवासी हैं। इनको जावरा से हिरासत में ले लिया गया है। उनको डीएसटी टीम लेकर के सुकेत जल्दी ही पहुंचेगी और बाद अनुसंधान के उनकी भी गिरफ्तारी डाली जाएगी। यानी कुल मिलाकर के 6 गिरफ्तारियों की पुष्टि आप करते हैं और गिरफ्तारियां होगी इस पूरे मामले में? 6 की गिरफ्तारी हो चुकी। इन 3 की गिरफ्तारी कुछ देर बाद जब ये हमारे थाने पर पहुंचेंगे बाद अनुसंधान की पड़ेगी। ये मिलाकर के कुल 9 गिरफ्तारियां हो जाती हैं। इस प्रकार से एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त थे 6 वो और प्लस अनुसंधान से और बयान 161 से जो 3 और नाम आए थे, 9 गिरफ्तारियां राजस्थान पुलिस कोटा ग्रामीण के द्वारा की गई। पीड़िता की फिलहाल कैसी तबीयत है और क्या 164 के बयान हो गए हैं? पीड़िता अस्वस्थ है और उसके बयान 164 कल और परसों संडे और एक अवकाश हो जाने की वजह से महामहिम राज्यपाल के देहांत की वजह से नहीं हो पाए थे, जो कि आज हो जाएंगे बयान 164। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पूरे घटना में अनुसंधान के तहत और भी यदि कोई नाम आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा की जाएगी। चलिए, तो बड़ी खबर ये फिलहाल एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर हम बताना चाहते हैं कि सुकेत गैंगरेप मामले में 6 गिरफ्तारियों की पुष्टि कोटा ग्रामीण पुलिस ने कर दी है। 3 और गिरफ्तारियां होने वाली है और पूरे मामले में पीड़िता के बयानों के आधार पर और दरिंदों से पूछताछ के आधार पर और भी गिरफ्तारियां कोटा ग्रामीण पुलिस कर सकती है। जी भंवर, ये जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, हालांकि 6 की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है, 3 की पुष्टि थोड़ी देर में हो भी जाएगी उन्होंने कहा, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? जो पीड़िता से पूछताछ हुई थी उसके आधार पर इन्हीं का जिक्र उसने किया था। ये वही है जिनको पीड़िता ने कहा था कि उसके साथ गैंगरेप करने वाले यही चेहरे हैं, यही लोग हैं? बिल्कुल, मैं यही सवाल एसपी शरद चौधरी के पास लेकर चलता हूं। सर, जो नामजद आरोपी थे इनके अलावा बहुत से ऐसे दरिंदे थे जिनको पीड़िता पहचानती नहीं थी, तो सभी की पहचान हो गई और आपको लगता है कि और भी तादाद बढ़ सकती है दरिंदों की इस गैंगरेप में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब किसी भी लड़की या महिला के साथ ये घटना होता है तो वो एक स्ट्रेस में आ जाती है। हमारा पहला कार्य था उसको नॉर्मलाइज करना और वो नॉर्मल होकर के जो भी घटनाक्रम है, क्योंकि उसी से पूछना पड़ता है, वही बताती क्या घटना हुई है। उस आधार पे फर्स्ट एफआईआर आई थी, उसमें 6 लोग नामजद हुए थे। जब और तसल्ली पूर्वक हमारे एडिशनल एसपी पारस जैन, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशोराज मीणा, आईओ, डिप्टी एसपी प्रमोद शर्मा जो इसके आईओ हैं केस के, सीओ रामगंज मंजीत सिंह, सामूहिक टीम ने उसको तसल्ली देकर के और पूछा, 3 नाम और निकले। यूँ करके 9 हम गिरफ्तार कर चुके। अभी और 164 होंगे। इन मुलजिमान से भी पूछताछ होगी कि इनकी मददगार और कौन से लोग थे, तो वो भी हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और उसमें भी यदि कोई नाम आते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सुकेत से इस पीड़िता को झालावाड़ ले जाया गया, गागरोन फोर्ट के सुनने स्थानों पर इसके साथ दुष्कर्म किया गया, झालावाड़ में दुष्कर्म किया गया। वारदात स्थल कौन कौन से ट्रेस हुए हैं सर? ये जो आईओ है वो इस बच्ची के साथ में, नाबालिग बच्ची के साथ में जाकर के वो घटनास्थल बनाया है उन्होंने। सभी घटनास्थल जो भी अभी तक बने हैं वो सारे झालावाड़ जिले के, जैसा आपने बताया, गागरोन किले और कस्बे के आसपास के हैं।
चलिए, तो झालावाड़ ले जाकर के पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और तुरंत सूरत में बड़ा एक्शन लेते हुए 2 दिनों के भीतर ही सारे नामजद आरोपियों को और इसके अलावा नामजद आरोपियों की निशानदेही पर, उनसे पूछताछ के आधार पर बाकी जो से आरोपी है उनको भी कोटा ग्रामीण पुलिस लगातार दबोच रही है। पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर जो है वो अभी भी जारी है। जी भंवर, जो पीड़िता है उसको अभी कहाँ पर रखा गया है? चिंता इस बात को लेकर भी वो कर रहे थे कि परिवार को भी कोई जान का खतरा हो सकता है। उनकी भी ये बात कही जा रही थी उनकी तरफ से कि उनको कोई खतरा हो सकता है, इसलिए भी उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। इसको लेकर क्या जानकारी, पीड़िता को कहाँ पर रखा गया? बिल्कुल, देखिए, पीड़िता की हालत फिलहाल पूरी तरह से खतरे से बाहर है। मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने उसको दाखिल करवा दिया था, लेकिन ये सवाल मैं एसपी ग्रामीण शरद चौधरी के पास भी लेकर के चलता हूँ। सर, जिस तरह से सामूहिक गैंगरेप की पूरी घिनौनी वारदात अंजाम दी गई, पीड़िता की परिवार को कोई सुरक्षा देने की पुलिस ने कोई पहल की हो? पीड़िता का परिवार, पीड़िता पूरी तरह से पुलिस के सुरक्षा घेरे में है। उनको जब तक भी आवश्यकता होगी हम वो मुहैया कराएंगे और पूरी तरह से पीड़िता स्वस्थ है, सक्षम है और परिवार उसके साथ में है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि वो उस मेंटल ट्रॉमा से जल्द बाहर आए और सामान्य, वैसे तो उसके लिए बड़ी भीषण घटना है ये, लेकिन जैसा भी है पुलिस के द्वारा, हमारे द्वारा ये लगातार प्रयास जारी है कि अपनी सामान्य स्थिति में वापस आए। सर, दरिंदों के अलावा एक महिला की भी इसमें भूमिका रही है। जी हाँ, मैंने आपको निवेदन किया। बुलबुल जैन नाम की ये लड़की है, बालिग है। ये और चौथमल माली, इन 2 पर एफआईआर में आरोप पीड़िता के द्वारा लगाया गया था कि ये बहला फुसला करके ले गए। पीड़िता भी सुकेत रामगंज इलाके की है और ये दोनों भी इस इलाके के हैं। वो बहला फुसला करके ले गए और वहाँ जा करके फिर झालावाड़ में। चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, बातचीत के लिए भी। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 और जिनकी गिरफ्तारियां होनी, थोड़ी देर के बाद पुष्टि भी उसकी हो जाएगी। और पीड़िता, राहत वाली बात यह है कि खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते, प्रदेश के लोकायुक्त का शपथ ग्रहण आज है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश के लोकायुक्त का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 12:30 बजे का वक्त है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और साथ ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी आएंगी। लोकायुक्त का शपथ ग्रहण होना है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। राजभवन में ये कार्यक्रम होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र वहां पर और साथ ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी वहां पर। पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया और आज शपथ ग्रहण समारोह उनका होना है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशी, कितनी देर में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम? काशी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो आपको दिखा रहा है। सीएम भी कुछ ही देर के बाद राजभवन पहुंचेंगे, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में उनकी मौजूदगी, इसके अलावा पीके लोहरा राजस्थान के नए लोकायुक्त के तौर पर शपथ लेंगे। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें आएंगी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। और लोहरा को उनका पद ग्रहण करने से 5 साल की अवधि के लिए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोहरा राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं। काशी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। काशी, कितने देर में पहुंचेंगे सीएम और फिर कब आगे बढ़ेगा कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस पहुंचने ही वाले हैं और ये जो गाड़ियों का काफिला है थोड़ी देर में अब मुख्यमंत्री कार्यालय से और राजभवन पहुंचने वाला है। और ये यहाँ पर जो नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस पीके लोहरा, उनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और दूसरे कई प्रमुख लोग भी यहाँ पर शपथ ग्रहण पहुंचने के लिए शामिल हो रहे हैं शपथ ग्रहण में, जिनमें की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, मुख्य सचिव निरंजन आर्य पहुंच चुके हैं, डीजीपी एमएल लाठर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर भी फिलहाल पहुंचे हैं और अन्य जो लोग हैं कई, उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। दोपहर 12:30 पर राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। करीब 15 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा शपथ ग्रहण का, जो कि राजभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद लोकायुक्त जस्टिस पीके लोहरा यहाँ से रवाना होंगे और सीधे लोग सचिवालय जाएंगे, जहाँ पर कि लोकायुक्त सचिवालय जो कार्यालय है वहाँ पर वो पदभार संभालेंगे और विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ यहाँ पर उनके परिजन भी मौजूद हैं, लोकायुक्त की धर्मपत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी और दामाद, ये सभी परिवार के लोग हैं जो कि राजभवन पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस पहुंचने वाले हैं। इसके लिए अब रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक को और मुख्यमंत्री अपने घर से निकलेंगे और राजभवन पहुंचेंगे, जो कि बमुश्किल 200 मीटर का फासला है दोनों घरों के बीच में।
तो अब यहाँ बस पहुँचने वाले हैं और उसके बाद 12:30 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। काशी, सीएमआर से सीएम रवाना हो चुके हैं क्या? अपडेट क्या मिल रही है अभी? देखिए, अभी रवाना नहीं हुए हैं और जैसे ही रवाना होंगे हमारे कैमरा पर्सन एक बार विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरह से वो यहाँ पहुँचेंगे। और ट्रैफिक को जरूर रोक दिया गया है और उसके बाद पूरी तरह से पुलिस बल जो है वो भी अलर्ट है, सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल ने ट्रैफिक को रोक दिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और बस पहुँचने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ेगा और यहाँ राजभवन पहुँचेगा। उससे पहले एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है यहाँ पर। हाँ, और क्योंकि लंबे वक्त से भी काशी ये लोकायुक्त का पद खाली था, इसलिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है जब जिम्मेदारी संभालेंगे पीके लोहरा। उसके बाद क्योंकि शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद आपने कहा कि तुरंत प्रभाव से सचिवालय भी पहुंचेंगे, वहीं पर पदभार ग्रहण भी उनका होगा। आरजी से कार्यभार भी संभाल लेंगे पीके लोहरा? जी बिल्कुल, कार्यभार भी संभाल लेंगे और पिछले 2 साल से जो पद है लोकायुक्त का वो रिक्त चल रहा था। जो इससे पहले जो लोकायुक्त जस्टिस सज्जन सिंह कोठारी, उनको बीजेपी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था, 5 साल से बढ़ाकर 8 साल के लिए किया था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने उस फैसले को पलट दिया और उसके बाद 6 साल की अवधि में ही उनको पद से जाना पड़ा, पद त्यागना पड़ा और उसके बाद पिछले 2 साल से ये पद रिक्त चल रहा था। तो राज्य सरकार ने अब जस्टिस पीके लोहरा को ये नई जिम्मेदारी दी है और अब वो आज उनकी शपथ ग्रहण होने जा रही है और उसके बाद वो पदभार भी संभालेंगे लोकायुक्त सचिवालय में। और बड़ी संख्या में जो प्रकरण लंबित चल रहे हैं, जो जानकार सूत्र हैं उनके मुताबिक 7,800 के आसपास जो प्रकरण हैं जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है और जिनकी जांच नहीं होने की वजह से जो परिवादी हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो पिछले 2 साल की में पद रिक्त होने की वजह से जो परिवादियों को परेशानी हुई है उसको निस्तारण करने की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी लोकायुक्त जस्टिस पीके लोहरा के सामने। और जो एक विश्वास रहता है लोकायुक्त संस्था का कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, किसी अगर अफसर से परेशानी है, किसी कर्मचारी से परेशानी है या यहाँ तक कि किसी मंत्री से परेशानी है और मंत्री भी अगर आप की बात नहीं सुन रहे हैं या कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई रिश्वत का मामला है या कोई और किसी भी तरह की दिक्कत है, तो उन सब तरह की शिकायतें लोकायुक्त को की जा सकती हैं। यानी कि वो ऐसी संस्था है जो सभी पर कार्रवाई कर सकते हैं, या राज्य सरकार के मंत्री हों, अफसर हों या कर्मचारी हों, उनका जो दायरा है कार्रवाई का वो सभी पर रहता है। तो लोकायुक्त एक बड़ी संस्था है जिसका पद रिक्त होने की वजह से आमजन को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी और पिछले 2 साल से जो परिवाद दर्ज होने की जो संख्या थी वो भी काफी कम हुई थी। हर रोज बमुश्किल 4 से 5 परिवादी आ रहे थे, जबकि इससे पहले जब जस्टिस सज्जन सिंह कोठारी लोकायुक्त हुआ करते थे उस समय करीब 25 तक औसतन परिवाद दर्ज होते थे। यानी कि देखिए 20 रोज शिकायतें कम हो गई थी और वो शिकायतें बढ़ाने की एक चुनौती रहेगी, आमजन के बीच में फिर से विश्वास जगाने की बड़ी चुनौती रहेगी जस्टिस पीके लोहरा के सामने। और उसी चुनौती को पार पाने की दिशा में आज वो पदभार संभालने जा रहे हैं और अब आमजन के राहत से मिलेंगी, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो सकेगा। और यहाँ पर अभी तक ट्रैफिक रुका हुआ है, मुख्यमंत्री का काफिला अभी तक नहीं पहुंचा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं राजभवन और उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो होगा दोपहर 12:30 बजे, जो कि राजभवन के बैंक्वेट हॉल में होगा। बिल्कुल। और काशी, जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने आगे होंगी और 5 साल की अवधि के लिए उनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जाहिर तौर पर तमाम चुनौतियां होंगी उनके सामने, लेकिन शुरुआती तौर पर क्योंकि अभी आपने भी कहा तमाम मसले ऐसे हैं जो पद रिक्त होने की वजह से भी लंबित चल रहे थे, उनको निपटाना अब शुरुआती दौर में सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी भी होगी पीके लोहरा के सामने। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और एक खान महाघूसकांड हुआ था दीपा, बात करें अगर 3 साल पहले की, जब ये पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव थे अशोक सिंह भी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां जो हैं काफिले की वो सभी गाड़ियां अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण होगा। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे वो ये रहेगी कि खान महाघूसकांड की जो जांच है वो अभी भी लंबित चल रही है। एक रिपोर्ट इस मामले में दी जा चुकी है लोकायुक्त द्वारा, जो तत्कालीन लोकायुक्त थे जस्टिस सज्जन सिंह कोठारी, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन अभी भी 2 बड़ी रिपोर्ट इस बारे में सबमिट करना बाकी है। और उन्हीं में से जो अशोक सिंह भी, जो खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे और जिन पर सबसे ज्यादा आरोप थे कि उनकी लिप्तता महाघूसकांड में, उनके खिलाफ जांच करना वो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और उस जांच रिपोर्ट को राज्य सरकार को सबमिट करना, क्योंकि उसमें कार्रवाई होना भी बहुत ही जरूरी है। बड़ी संख्या में अधिकारियों की लिप्तता मानी थी लोकायुक्त ने और 32 अधिकारियों के खिलाफ सजा के लिए लिखा था
कि इन अधिकारियों को दोषी मानते हुए इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल तो उस काशी, जांच- हाँ आपने कहा कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पर कोई अंतिम फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी है या फिर निष्कर्ष निकलना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी पीके लोहरा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, कार्यभार संभालते हैं और उसके बाद किस तरीके से तमाम लंबित मसलों का हल निकालते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी। सीएम का काफिला भी राजभवन पहुंचा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, राज्यपाल भी उसमें शरीक वहीं पर राजभवन में, साथ में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच चुके हैं। काफिला उनका पहुंचा, हमने सबसे पहले आपको दिखाई। इसके बाद अब जो परिजन हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं पीके लोहरा के। अब थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें वहां से आएंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, वीसी के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फेनी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है। त्रिपुरा में भी वो कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। उससे पहले तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। त्रिपुरा में भी कई उनके कार्यक्रम हैं जो आज होने हैं। उससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकगण और त्रिपुरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को परिवर्तन के, त्रिपुरा की विकास यात्रा के 3 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।